हेलो स्टूडेंट्स। आज वाले लेक्चर में अपन कंटिन्यू करते हैं वेव ऑप्टिक्स वाला जो चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज वाला लेक्चर जो है बेसिकली अपना कंप्लीटली थ्योरी वाला पार्ट होगा। थ्योरी समझेंगे, कोई न्यूमेरिकल नहीं। YDSC अपन पूरा कर चुके हैं, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पूरा पढ़ा दिया आपको, जो मेन कोर कॉन्सेप्ट था चैप्टर का। अब आज वाले लेक्चर में फालतू की शुरुआती कहानियाँ क्या थी, वो सारी कहानियाँ अपन समझेंगे। वैसे इन सबसे रिलेटेड थ्योरी अपन ऑलरेडी सारी पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन न्यूमेरिकल पोर्शन पढ़ चुके हैं, बट पूरे लेक्चर की मैं थ्योरी समझाऊंगा। ये पूरा का पूरा लेक्चर आपको बोर्ड के लिए काम आने वाला है और नीट वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। जेईई मेंस में भी इससे क्वेश्चन आ सकता है, सिंपल डायरेक्ट इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है तो ठीक है। बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और नीट के लिए भी, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। देखो, जो शुरुआत हुई थी लाइट की, लाइट जो अपन पढ़ रहे हैं वेव नेचर, लाइट का बिहेवियर इस चैप्टर में अपन क्या पढ़ रहे हैं बेटा, वेव नेचर के जैसा। तो इसका सबसे पहले एक थ्योरी बताई थी न्यूटन ने, जो लाइट का, वो कार्पस्कुलस थ्योरी। देखो क्या थी, उसके बारे में मैं समझाता हूँ, ठीक है। उसने जो न्यूटन ने क्या माना, मैं समझा देता हूँ। देखो क्या है, न्यूटन्स कॉर्पस कलर थ्योरी ऑफ लाइट। सबसे पहले तो न्यूटन ने बताया था इसके बारे में। अगेन इस चैप्टर में भी आगे न्यूटन आ गया, ठीक है। न्यूटन सभी जगह आ जाता है। तो सबसे पहला तो गिवन बाय न्यूटन लिख देता हूँ। ये जो थ्योरी के बारे में बताया, किसने बताया, न्यूटन ने। वही न्यूटन अपना 11th वाला, ठीक है। ठीक, अब क्या था इस थ्योरी में, क्या क्या पॉइंट्स हैं, वो सारे मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में, ठीक है। इस थ्योरी का बेसिक क्या था, ठीक है। तो इस थ्योरी का जो बेसिक है, यहाँ पे ये बताया कि जो लाइट मिलके बनी है बेटा, ये इलास्टिक पार्टिकल हैं, छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल, उनसे मिलके बनी है। और उन सभी का जो लाइट वाले जो पार्टिकल है, ये इलास्टिक नेचर के हैं। और कोई भी सोर्स है तो उस सोर्स से हर एक डायरेक्शन में पार्टिकल्स निकल रहे हैं, ऐसा न्यूटन ने बताया, ठीक है। ये कोई पार्टिकल नाम दिया उसने, ये कॉर्पस्कुलर थ्योरी, ठीक है। अब ये जो है मीडियम में, वैक्यूम में चलेंगे तो लाइट की स्पीड से चलेंगे, वही सारी कहानी, ठीक है। लाइट की स्पीड से चलेंगे। और एनर्जी के बारे में वो सारे एक एक करके मैं सारे पॉइंट्स लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये जो पहला पॉइंट देखो क्या लिख रहा हूं, एक्सट्रीमली माइन्यूट, वेरी लाइट, बहुत हल्के हैं ये, वेरी लाइट एंड इलास्टिक पार्टिकल, एंड इलास्टिक पार्टिकल्स आर being constantly emitted by all luminous bodies, या लाइट सोर्स, बल्ब वगैरह, ट्यूबलाइट, ऐसा कुछ भी हो सकता है। लाइट सोर्स इन ऑल डायरेक्शन, सभी हर एक डायरेक्शन में ऐसे जा रहे हैं, और जिनको अपन कॉर्पस्कुलस बोल देते हैं, विच आर नोन एज, ठीक है। अब ये जो सेकंड पॉइंट, ये जो कॉर्पस्कुलस पॉइंट है, इन सभी का स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर है। एक मीडियम में सबका स्पीड सेम होगा। ये सारे एक एक करके पॉइंट लिख देता हूं। These travel with the speed of light, वैक्यूम में होगी तो कितनी होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। मीडियम में होगी तो अलग होगी, ठीक है। और व्हेन दीज
स्ट्राइक द रेटिना, स्ट्राइक्स द रेटिना ऑफ आवर आई। अगर ये आँख पे जाके गिरेंगे रेटिना पे तो वहाँ कोई सेंसेशन प्रोड्यूस करेंगे। दे प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ विजन, सेंसेशन ऑफ विजन। ठीक है, जो डिफरेंट कलर होता है, ये इंफॉर्मेशन है बेटा, याद रखनी है और कुछ नहीं। न्यूटन ने जो बोल दिया वो याद रखना है बस। डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट आर ड्यू टू डिफरेंट साइज ऑफ कॉर्पस्कल्स। ठीक है, और इनका रेस्ट मास एनर्जी 0 हो जाएगा। द रेस्ट मास ऑफ दिस, द रेस्ट मास ऑफ दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक की कहानी लिखो जल्दी से, और पॉइंट्स लिख देता हूँ। वीडियो पॉज करके कहानी लिख लो, लिखते जाओ बस, डायरेक्ट याद रखना है ये सारी कहानी। इनको कोई नहीं पूछने वाला आपसे, इवन इसको बोर्ड में भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, बट फिर भी थ्योरी पता होनी चाहिए आपको। एनसीईआरटी रीड करोगे तो उसमें ये जो मेन पॉइंट्स है ना उसके, वो मैंने लिख दिए शुरुआत में। चलो अगला पॉइंट क्या है, देखो सबके सब जो है एक सेम मीडियम में सेम स्पीड से चलेंगे। और स्ट्रेट लाइन में चलेंगे और इनविजिबल होते हैं ये। तो 6 वाला पॉइंट लिख रहा हूँ, क्या है देखो, द वेलोसिटी ऑफ दिस, द वेलोसिटी ऑफ दिस in an isotropic medium is same in all the directions, but it changes with the चेंज ऑफ मीडियम चेंज होगा तो स्पीड चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये पता ही होगा। लाइट का जो प्रॉपर्टी तो है, कुछ प्रॉपर्टी यहां से एक्सप्लेन हो गया लाइट का। ठीक है, नेक्स्ट, दीज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में चलने वाले हैं, इनविजिबल है। ठीक है, these are invisible। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में चलेंगे, इन सेम मीडियम लिख सकते हो, इन वन मीडियम या सेम मीडियम, एक सिंगल मीडियम की बात करूँ। ठीक है, अब यहाँ से क्या क्या एक्सप्लेन हो जाता है, ये जो थ्योरी है उससे क्या क्या एक्सप्लेन हो जाता है। The phenomena explained by this theory। क्या क्या यहाँ से अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट का जो रिफ्लेक्शन हो रहा है और रिफ्रैक्शन हो रहा है वो यहाँ से एक्सप्लेन हो गया। सेकेंड, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, एंड थर्ड हो गया एनर्जी ऑफ लाइट का जो एग्जिस्टेंस है, एंड थर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ एनर्जी इन लाइट, लाइट का जो एनर्जी का एग्जिस्टेंस हो। और क्या एक्सप्लेन नहीं हुआ वो भी बता देता हूँ।
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नॉट एक्सप्लेन बाय दिस थ्योरी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन, कॉम्पटन इफेक्ट, इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस तो मैं पढ़ा चुका आपको, डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन आगे पढ़ेंगे। पोलराइजेशन, डबल रिफ्रैक्शन, TIR। TIR समझते हो ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूरा नहीं लिख रहा हूँ। सेकेंड, जो वेलोसिटी का जो चेंज हो रहा है वो समझ नहीं आता, कितना वेलोसिटी होगा मीडियम में, ये यहाँ से पता नहीं लगता। वेलोसिटी ऑफ लाइट बीइंग ग्रेटर इन रेयर मीडियम, रेयर मीडियम आ जाएगा देन दैट इन डेंसर मीडियम। ठीक है, मतलब रेयर मीडियम में लाइट का स्पीड क्यों बढ़ जाता है वो इस थ्योरी से कुछ समझ नहीं आता, यहाँ से एक्सप्लेन नहीं होता। ठीक है, और नेक्स्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है, पूरा का पूरा थ्योरी कॉपी पेस्ट कर दो जल्दी से। आगे आ जाते हैं न्यूटन थ्योरी के बाद में हाइजेंस प्रिंसिपल के बाद। कॉपी किया तो नेक्स्ट समझते हैं हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट या हाइजेंस प्रिंसिपल। तो हाइजेंस प्रिंसिपल क्या है, देखो बेटा, यहाँ तक की कहानी चिपकाओ जल्दी से, कॉपी पेस्ट कर लो बच्चों जल्दी से यहाँ तक। चलो गायब कर दें इसको। चलो गायब। नेक्स्ट हाइजेंस प्रिंसिपल के बारे में समझा देता हूँ। देखो क्या, ये तो न्यूटन ने बता दिया, इसका क्या क्या वहाँ से एक्सप्लेन हो गया, क्या क्या नहीं एक्सप्लेन हुआ वो मैं आपको बता दिया। ठीक है, याद रखना है, याद रख पाओ तो, वरना नहीं रखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं कुछ। नेक्स्ट आता है हाइजेंस प्रिंसिपल। हाइजेंस प्रिंसिपल, तो हाइजेंस प्रिंसिपल क्या है, इसकी कहानी समझते हैं जरा ध्यान से, ध्यान समझना है आप। वैसे यहाँ से अपन ने एक वेव फ्रंट वाली बात मैंने पहले आपको बताई थी, वेव फ्रंट, कोरेंट सोर्स, इनकोरेंट सोर्स, इनकी बातें मैंने बताई थी एक लेक्चर में आपको। तो वही सारी कहानी है, वेव फ्रंट है। कोई भी जो लाइट सोर्स है उससे वेव फ्रंट जनरेट होते हैं, और उस वेव फ्रंट का जो बिहेवियर है, ध्यान से सुनना। वेव फ्रंट का डेफिनेशन आपको पता होगा, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर ऑसिलेट इन सेम फेज। मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे पानी है, पानी में कोई डिस्टरबेंस क्रिएट किया तो वहां से एक साथ सारे के सारे पार्टिकल कंसेंट्रिक सर्कल में एक साथ ऊपर उठते हैं, एक साथ नीचे आते हैं, फिर वही वेव आगे बढ़ती है। तो वो वेव जो आगे बढ़ रही है ना, वो कैसे बढ़ रही है, ये हाइजेंस प्रिंसिपल से अपन समझते हैं जरा। मान लो कोई एक वेव फ्रंट है, कोई एक वेव फ्रंट मान लिया। अब वो जो लाइट है ना, देखो मैं पहले तो शॉर्ट में समझा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, फिर मैं डायग्राम बताऊंगा जो एनसीईआरटी में दिया गया है। जैसे यहाँ पे एक लाइट सोर्स मान लिया बेटा अपन ने, ठीक है, ये लाइट सोर्स मान लिया अपन ने, ये एक सोर्स मान लिया लाइट सोर्स। इस सोर्स से क्या है, जो लाइट निकल रही है, मान लो कोई ये वेव फ्रंट बना, इसका किसी इंस्टेंट पे इसका वेव फ्रंट ये ऐसा है, ये सोर्स है, इसका वेव फ्रंट ऐसा है। ठीक है, मैं पहले समझा देता हूँ, फिर एनसीईआरटी वाला डायग्राम बनाऊंगा, इस डायग्राम को टाइम। तो ये जो हाइजेंस ने ये बोला कि जो वेव फ्रंट पे जितने भी इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, ये इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, ये इन सभी पॉइंट्स का बिहेवियर भी एक पॉइंट सोर्स के जैसा हो रहा है। चाहे वो वेव फ्रंट कैसे भी हो, चाहे स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल या प्लेन, कैसे भी वेव फ्रंट हो, हर एक वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट्स हैं, सभी पॉइंट्स का बिहेवियर भी पॉइंट सोर्स के जैसा है, और उन पॉइंट सोर्स को बोला जाता है सेकेंडरी सोर्स। ठीक है, तो ये सोर्स बन गए, ये सोर्स सब सोर्स बन गए क्या। तो ये वाले सोर्स का जो मैं यहाँ पे, ये वाली जो सोर्स की लाइट जाएगी यहाँ से, वो ये इस टाइप से आगे बढ़ेगी,
ये वाले सोर्स की इस टाइप से बढ़ेगी, मैं ज़्यादा सबकी नहीं बता पा रहा हूँ। ये बढ़ी, ये आगे बढ़ गई, ये आगे बढ़ गई। तो ये जो पॉइंट सोर्स आए ना, इनको बोला जाता है सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स, सारी कहानी लिख दूंगा, अभी पहले समझ लो। सबसे पहले वेव फ्रंट के बारे में लिखूंगा, वेव फ्रंट के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। अब ये जो वेव फ्रंट पे जितने भी पार्टिकल हैं वो सबका बिहेवियर सेकेंडरी सोर्स के जैसा होगा। अब जो सेकेंडरी सोर्स में क्या होता है, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, मैंने कुछ ही पॉइंट्स बताए। अब इन पॉइंट्स का जो फॉरवर्ड में जो है ये सब प्लेन मिलके फॉरवर्ड में यहाँ पे टेंजेंट खींच के ये नया वेव फ्रंट जनरेट होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और यहाँ से जो लाइट है, जो सेकेंडरी सोर्स बना है, ये जो सेकेंडरी सोर्स की टेंडेंसी क्या है बेटा, यहाँ से जो लाइट जाएगी वो खाली जो उसका एम्पलीट्यूड फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा होगा और बैकवर्ड डायरेक्शन में, मतलब इधर पीछे की डायरेक्शन में वो कम होगा। इसलिए मैंने यहाँ डैश डैश लगा दिया। डैश डैश क्यों लगाया गया, यहाँ से जो ये जो सेकेंडरी सोर्स का जो बिहेवियर है, सेकेंडरी सोर्स से जो सेकेंडरी सोर्स का जो वेव फ्रंट बनेगा वो केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और ये वेव ट्रेवलिंग का डायरेक्शन हो गया, इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में और बैकवर्ड डायरेक्शन में ऑलमोस्ट 0 होगा। तो बैकवर्ड में कुछ नहीं आने वाला। तो ये अगला वेव फ्रंट अपने पास ये ऐसे बन के तैयार हो जाता है। फिर यहाँ पे भी वेव फ्रंट, ये जो वेव फ्रंट है इन सबका बिहेवियर भी किसके जैसा हो गया, सेकेंडरी सोर्स के जैसा। फिर वापस बनाना है उनके गोले गोले गोले, फॉरवर्ड का नया वेव फ्रंट बन जाएगा सबको मिला के और बैकवर्ड का 0 हो जाएगा। देखो फॉरवर्ड का 0 यहाँ पे ये जो है ऐसा यहाँ पे बना होगा, फिर यहाँ पे ऐसा, और उन सभी का रिजल्टेंट बनाया गया है। ये रिजल्टेंट इन सब का बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे यहाँ सब पे। वो जो सब सेकेंडरी सोर्स का जो फॉरवर्ड मिला के बना होगा, फॉरवर्ड वाला एनर्जी वो इस टाइप से बनेगा। ठीक है, ये आइजन ने बताया। बैकवर्ड वाले का जो एम्पलीट्यूड है 0 रहेगा, बैकवर्ड में कोई एनर्जी ट्रेवल नहीं करेगी, सारी की सारी एनर्जी जो है रेडियल डायरेक्शन में, बाहर की डायरेक्शन में जा रही होगी, पॉइंट सोर्स की बात की जाए तो। ये इन सबको मैं कहानी की फॉर्म में लिख देता हूँ। ठीक है, जैसा एनसीईआरटी में लिखा है वैसा लिख देते हैं, वही डायग्राम बना लेते हैं सब कुछ। तो देखो क्या है कहानी, समझते हैं। तो सबसे पहले तो वेव फ्रंट के बारे में लिख देता हूं। तो locus of point which oscillate in same phase, locus of all points, locus of all points, रिपीट कर रहा हूं, पहले भी लिखा हुआ है। locus of all points which oscillate in phase या in same phase भी लिख सकते। in phase is called, एनसीईआरटी की डेफिनेशन लिख रहा हूं, is called a wave front। ये सब कुछ वेव फ्रंट होगा, ये आइजन ने बताया। और साथ में thus the wave front is defined as a surface of constant। thus क्या हो गया, a wave front, thus a wave front is defined as, wave front is defined as a surface of constant phase, a surface of constant phase। constant phase का एक सरफेस हो गया है वेव फ्रंट। ठीक है, और अगला लिख रहा हूं क्या, स्पीड विथ विच वेव फ्रंट मूव्स आउटवर्ड इन, द स्पीड विथ the speed with which the wave front moves, wave front moves outward from the source, from the source is called द स्पीड ऑफ वेव। ठीक है, जिस स्पीड से वेव फ्रंट आगे भाग रहे थे वही स्पीड जो है स्पीड ऑफ वेव हो जाएगी। थर्ड पॉइंट, द एनर्जी ऑफ वेव, द एनर्जी ऑफ वेव ट्रेवल्स इन अ डायरेक्शन, in a direction perpendicular
परपेंडिकुलर टू दी वेव फ्रंट। ठीक है, वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एनर्जी ट्रेवल करेगी। ठीक है, और अगला और समझाता हूँ, देखो क्या है। ठीक है, तो चलो यहाँ तक लिखो, फिर अगला डायग्राम से समझाता हूँ। नेक्स्ट कहानी देखो क्या है। यहाँ तक की कहानी लिखो, पहले 3 पॉइंट लिख लो जल्दी से। देखो ज्योमेट्रिकली जो है हाइजेंस प्रिंसिपल से वेव फ्रंट से, एक वेव फ्रंट से नेक्स्ट वेव फ्रंट कैसे जनरेट होता है, ये कहानी समझते हैं जरा। ठीक है, यहाँ तक की कहानी लिखो, पहले वीडियो पॉज करके। चलो ये आप लोगों ने लिखा, तो मैं अब डायग्राम बना रहा हूँ एक, और उससे आगे की कहानी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ लेना बच्चों, क्योंकि मैं भी सारी लाइन एनसीईआरटी से ही लिख रहा हूँ। क्या है देखो, अब मैं डायग्राम बना रहा हूँ एनसीईआरटी से। ठीक है, मान लो कोई वेव फ्रंट है। ठीक है, और वो वेव फ्रंट बनाता हूँ पहले मैं। ये मान लिया अपन ने एक वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट आ गया, ये इस टाइप से वेव फ्रंट आ गया। इस वेव फ्रंट को अपन ने नाम दिया F1 F2। ये कोई t इक्वल टू 0 का डायग्राम है। यहाँ का जो टाइम है वो t इक्वल टू क्या मान लिया मैंने, 0। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा बेटा, यहाँ से जो है मैं नेक्स्ट वेव फ्रंट बनाना चाह रहा हूँ। और नेक्स्ट वेव फ्रंट में क्या है, नेक्स्ट वेव फ्रंट के लिए मैं क्या करूँगा बेटा, यहाँ पे जितने भी ये पॉइंट्स हैं उन सभी को एक सोर्स मान लिया। मैं कुछ ही पॉइंट्स बना रहा हूँ, ज़्यादा बनाऊँगा तो फिर डायग्राम अच्छा नहीं बनेगा, सुंदर डायग्राम नहीं बन पाएगा। तो ये जो डायग्राम होगा इनका, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन, और यहाँ पे पूरा एक सर्कल बनाता हूँ मैं कुछ ही सर्कल बनाता हूँ, 2-3 सर्कल, ज़्यादा नहीं बनाऊँगा। ये पूरा एक सर्कल इसका बना, सही नहीं बन पाया, सही बनाने के लिए ट्राई करता हूँ वापस से। एक पॉइंट यहाँ मान लिया, ये एक पॉइंट मान लिया, ये सर्कल यहाँ बना मान लो, और दूसरा सर्कल यहाँ बना मान लो, तीसरा सर्कल यहाँ बना। तो पीछे की डायरेक्शन में डैश डैश क्यों लगाया, बैकवर्ड डायरेक्शन में कम जाता है या 0 एम्पलीट्यूड होता है बैकवर्ड डायरेक्शन का, ऐसा हाइजन ने बोला डायरेक्ट। ठीक है, ये अब ये तो हो गया अपना। अब इससे जो है नेक्स्ट वेव फ्रंट बना देते हैं। नेक्स्ट वेव फ्रंट बन जाएगा इससे, देखो किस टाइप से, यहां से बनेगा ये नेक्स्ट वेव फ्रंट। अब ये जो नेक्स्ट वेव फ्रंट बना ना, ये आ गया नेक्स्ट वेव फ्रंट पूरा। और यहाँ वाला डैश डैश इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ वाला कुछ नहीं बना है। ठीक है, ये बैकवर्ड, ये फॉरवर्ड वाला है, और ये बैकवर्ड वाला है। इसका एम्पलीट्यूड 0 है, एनर्जी 0 है। अब मान लो यहाँ का टाइम t इक्वल टू 0 था, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ का टाइम, अगर मैं यहाँ का टाइम टाउ मान लिया जाए, यहाँ का भी टाइम टाउ मान लिया जाए, तो मैंने बोला था कि ये जो लाइट का स्पीड से अगर चल रहे हैं, ये जो है वेव फ्रंट किस स्पीड से आगे बढ़ रहे होंगे, लाइट की स्पीड से। और लाइट का स्पीड कांस्टेंट है, तो v मान लिया लाइट का स्पीड, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस v इंटू टाउ है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी v इंटू टाउ है। यहाँ v क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, ये जो भी मीडियम है वहाँ पे स्पीड है वो। ठीक है, तो ये इस टाइप से आ गया। अब ये जो बैकवर्ड वाला है, इसका एम्पलीट्यूड तो ऑलमोस्ट क्या है, 0, और ये सारा का सारा बाहर की डायरेक्शन में आगे भाग रहा है। ठीक है, वेव फ्रंट। ये तो मैंने स्फेरिकल वेव फ्रंट के बारे में बताया। ऐसे ही सेम कहानी अपन किसके लिए भी लिख सकते हैं बेटा, सेम कहानी में प्लेनर वेव फ्रंट के लिए भी लिख सकते हैं। ये प्लेनर वेव फ्रंट आ गया, मान लो इस पे मान लो ये कोई टाइम t इक्वल टू 0 का आ गया, टाइम t इक्वल टू 0 का वेव फ्रंट आ गया। ठीक है, F1 F2 नाम दे दिया इसको भी, F1 F2। अब इसमें भी खूब सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। ये पॉइंट बनाया मैंने एक, दूसरा ये पॉइंट बनाया, और तीसरा यहाँ ये पॉइंट बना रहा हूँ ये इस टाइप से। ठीक है, तीसरा पॉइंट भी बन जाए ढंग से यार। ये तीसरा पॉइंट यहाँ बनाया मैंने ये इस टाइप का, ऐसे बहुत सारे होंगे बेटा। ठीक है, और मान लेते हैं ये जो है ना फॉरवर्ड डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन में जा रहा है,
ये वाली डायरेक्शन में, मतलब सोर्स इधर लेफ्ट में रहा होगा, यहाँ कहीं सोर्स रहा होगा। तो ये तो बैकवर्ड डायरेक्शन वाले तो डैश डैश लगा दिए, ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन वाले डैश डैश लगा दिए। और ये मेरे पास निकल के आया नया वाला वेव फ्रंट, ये नया वेव फ्रंट बन गया, और ये वाला जो है बैकवर्ड डायरेक्शन का वेव फ्रंट ये आ गया, ठीक है। तो कुल मिला के हो क्या रहा है, जो ये कोई भी वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट है, हर एक पॉइंट का बिहेवियर किसके जैसा हो रहा है, सोर्स के जैसा। वेव फ्रंट के सारे पॉइंट्स का बिहेवियर किसके जैसा है बेटा, सोर्स के जैसा। अब उस सोर्स से भी वापस से पॉइंट सोर्स, वो पॉइंट सोर्स को नाम देते हैं अपन सेकेंडरी सोर्स। ये जो पॉइंट सोर्स बना है ना, ये जो पॉइंट सोर्स बना है, इस पॉइंट सोर्स को अपन क्या नाम देते हैं, सेकेंडरी सोर्स, ठीक है। वो जो सेकेंडरी सोर्स से वेव निकलेगी स्फेरिकल वेव फ्रंट, उसका भी बनेगा, तो वो निकलेगी ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में कुछ नहीं निकलना है, ठीक है। तो मैंने एक ज्योमेट्री से आपको ये बताना चाहा, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट की कहानी है, ये प्लेन वाले वेव फ्रंट की कहानी है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा लिख भी देता हूं जो हाइजन ने बोला, और आप लोग भी एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ें बेटा, ठीक है। तो मैं अब डायरेक्ट रिजल्ट लिखता हूं, देखो क्या बोला उसने हाइजन प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू हाइजन्स प्रिंसिपल, according to Huygens principle, each point of the wave front, each point of the wave front is the source of a secondary disturbance, ठीक है। जो नया डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा वहीं से होगा, सेकेंडरी डिस्टर्बेंस, ठीक है। एंड द वेवलेट्स emitting from this point, मतलब यहां से जो भी लाइट जा रही है ना, वो दो लाइट की स्पीड से जा रही है, ठीक है ना। emanating from these points spread out in all directions with the speed of wave, these wavelet, ये पूरी मैं एनसीईआरटी की लैंग्वेज चिपका रहा हूँ, ठीक है ना। these wavelets emanating from the wave front are usually referred to as secondary wavelet, and if we draw a common tangent, to all these spheres, we obtain the new position of the wave front at the later time, कुछ देर बाद, ठीक है ना। देखो क्या है कहानी, वापस रिपीट करता हूँ। ये इन सभी का बिहेवियर सोर्स के जैसा हुआ, इनसे सेकेंडरी डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ। सेकेंडरी डिस्टरबेंस लाइट की स्पीड से हर एक डायरेक्शन में जा रहा होगा, और जो फाइनली जो कॉमन टेंजेंट है इनका, ये जो कॉमन टेंजेंट है ये नया वेव फ्रंट बता देता है। कुछ देर बाद टाउ टाइम मान लिया,
ठीक है, तो ये कहानी लिख लो पूरी यहाँ तक की, दोनों डायग्राम भी बना लेना है, ठीक है। अभी वो लिखता हूँ फॉरवर्ड बैकवर्ड वाली कहानी आगे समझाता हूँ, पहले यहाँ तक लिख लो, वो मैं एक्सप्लेन कर ही दिया हूँ, बस लिखना ही बाकी है, उसके बारे में भी लिख देता हूँ। तो यहाँ तक लिख लो जरा, वीडियो पॉज करके पहले। चलो और आगे लिखते हैं, देखो क्या है, इसको रब कर देता हूँ पहले, वीडियो पॉज करके लिख लेना आप लोग। डायग्राम एनसीईआरटी से भी बना लेना, एक बार देख लेना एनसीईआरटी में डायग्राम, वैसे सेम बनाया मैंने, थोड़ा नाम ज़्यादा लिख दिया इसमें ताकि आपको समझ आए क्या है कहानी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब वो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड वाली कहानी भी लिख देता हूँ, देखो वो क्या है, देखो हाइजेंस argue that the amplitude of the secondary wavelet, amplitude of the secondary wavelet is maximum in the forward direction, is maximum in the forward direction, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मैक्सिमम होगा, एंड 0 इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, ऐसा आइजन ने बोल दिया डायरेक्ट, इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो याद रखिएगा बच्चे, हाइजेंस प्रिंसिपल के बारे में ऐसा कुछ आया था, ठीक है, ऐसा उसने मान लिया और सारे रिजल्ट भी मैच कर रहे थे, तो कोई दिक्कत नहीं है उसको, ठीक है। चलो यहाँ तक की कहानी लिख लो, यहाँ तक की कहानी लिख लो जल्दी से। अब इस थ्योरी से क्या क्या एक्सप्लेन हो गया ये समझ लेते हैं जरा। तो द फिनोमेना explained by this theory, explained by this theory। मैंने इस टाइप के डायग्राम आपको YDSC से पहले भी बताया था ना, वो पूरा बना के आगे वो यही ऐसा ही कुछ था, ठीक है ना। यहाँ से क्या क्या एक्सप्लेन हो गया, फर्स्ट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन सब एक्सप्लेन हो गया, सब कुछ सारी कहानी। अभी मैं आपको बताऊंगा भी कैसे रिफ्रैक्शन होता है, कैसे रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। अभी इसके बाद यही बताने वाला हूँ हाइजेंस से कैसे, और इंटरफेरेंस भी यहाँ से एक्सप्लेन हो गया, और डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस में तो मैंने शुरुआत में बताया था आपको, ऐसे बना के बताया था ना, एक डायग्राम, जो पहला वाला डायग्राम देखना जरा, ठीक है। दूसरा रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट भी यहाँ से प्रूव हो गया, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। और ये जो स्पीड वाला फंडा है ये भी यहाँ से पता लग गया, मीडियम में स्लो चलेगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम बीइंग ग्रेटर देन ठीक है, डेंसर मीडियम से। क्या यहाँ पे अभी भी गड़बड़ था, वही दो कॉम्पटन इफेक्ट एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नॉट एक्सप्लेन। बाय दिस थ्योरी। अभी मैं रिफ्लेक्शन बताऊंगा ना, तो ये पॉइंट्स क्लियर हो जाएगा आपका। रिफ्लेक्शन इंटरफेरेंस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और ये वेलोसिटी ऑफ लाइट थर्ड वाला पॉइंट, यहाँ रिफ्रैक्शन समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये वापस से अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एंड रमन इफेक्ट,
नोट कर लो जरा, यहाँ तक की कहानी नोट करो जरा। वीडियो पॉज करो और यहाँ तक की कहानी नोट करो। ठीक है, चलो आगे समझते हैं। और अब देखो ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कैसे प्रूव हुआ, इसका कहानी समझाता हूँ मैं, ठीक है ना। बोर्ड में पूछा जा सकता है, वो वाली कहानी थोड़ी इंपॉर्टेंट लगती है मुझे, ठीक है। बाकी तो थ्योरी वाला पार्ट चल रहा है, तो आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ो ना, तो आपको सारी कहानी समझ आ जाए, इसलिए मैं सारी लिखा रहा हूँ। तो वीडियो पॉज करके सब कुछ आपने लिखा होगा। कॉम्पटन इफेक्ट, रमन इफेक्ट डायरेक्ट ध्यान रखें, ऐसा ज़्यादा इनको डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपने सिलेबस में ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। चलो और आगे समझ लेते हैं। अब ये समझते हैं अपन रिफ्रैक्शन जो हाइजेन प्रिंसिपल से कैसे एक्सप्लेन हुआ और रिफ्लेक्शन कैसे एक्सप्लेन हुआ, ठीक है। तो पहले रिफ्रैक्शन के बारे में समझते हैं जरा। तो हेडिंग लिख देता हूं मैं, रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव, रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल। ठीक है, तो ध्यान समझना बेटा, डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डायग्राम समझ लोगे ना, सारी कहानी हो जाएगी क्लियर आपकी। तो किस टाइप से हो रहा है ये सब कुछ समझते हैं जरा। ऊपर वाला जो मीडियम है, ये मीडियम 1 मान लिया मैंने, मीडियम 1, उसमें लाइट का स्पीड v1 है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है। यहाँ से मीडियम सेपरेट हो गया अपने पास में, ठीक है। यहाँ से मीडियम क्या हो गया अपना, सेपरेट हो गया है। नीचे वाला मीडियम अलग आ गया, यहाँ से सेपरेट होता है मीडियम, ये मीडियम जो है, ठीक है, ये वाला मीडियम अपना अलग टाइप का मीडियम आ गया। और दोनों में से कोई ना कोई एक रेयर होगा ना, एक कोई ना कोई डेंसर होगा। तो मैं मान लेता हूँ नीचे वाला मीडियम जो है अपना डेंसर है, मतलब इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऊपर वाले मीडियम से ज़्यादा है। यहाँ पर लाइट का स्पीड v2 है जो कि v1 से कम होगी, ठीक है। ये तो नहीं, कहानी में तो मैंने कुछ बताया ही नहीं अभी तक आपको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, लाइट वेव आ रही है, पूरा का पूरा एक वेव फ्रंट आके गिर रहा है। अब देख लो, मैं वापस पूरी थ्योरी नहीं बताऊंगा बेटा, डायग्राम से सारी सब कुछ एक्सप्लेन कर लेता हूँ। थ्योरी आपको एनसीईआरटी से रीड कर लेना, जो काम की 1-2 लाइन होगी वही बताऊंगा बस, ठीक है। तो मैंने क्या किया बेटा, यहाँ से ये पूरी वेव इस टाइप से आ रही होगी, ये मैंने पूरी वेव बना ली, इनफाइनाइट से आ रही होगी। अब मैं यहाँ समझाना चाह रहा हूँ आपको क्या, रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये जो लाइट आ रही है ना, ये जो लाइट यहाँ से आ रही है, ये क्या है बेटा, ये अपने पास ये तो आ गया अपने पास वेव फ्रंट। ये इनफाइनाइट से जो वेव फ्रंट आ रहे होंगे ये पैरेलल हो जाएंगे। ये वेव फ्रंट बनाया मैंने, तो ये वेव फ्रंट जो होंगे, ये मैंने वेव फ्रंट बना दी, ये पूरे ऐसे आके इंसिडेंट हो रहे हैं। ये लाइट जो है इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, और ये यहाँ से जो एंगल आई एंगल पे इंसिडेंट हो रही है, ये एंगल आई है, ठीक है। इधर भी आई होगा पर मैं नहीं बता रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। अब होगा क्या बेटा, जिस इंस्टेंट पर लाइट यहाँ पे आई है ना, ये पैरेलल वेव फ्रंट, तो यहाँ का वेव फ्रंट जो रहा होगा वो ऐसा कुछ रहा होगा, यहाँ जो वेव फ्रंट रहेगा वो ऐसा कुछ रहा होगा। मतलब जिस इंस्टेंट पर लाइट यहाँ गिरी होगी, वही इंस्टेंट पे यहाँ भी गिरी होगी क्या। तो ये वाले वेव फ्रंट का मैंने टाइम लिखा, ये वाले वेव फ्रंट का टाइम है t = 0, ठीक है। ये वाले वेव फ्रंट का टाइम कितना मान लिया बेटा मैंने, t = 0। अब यहाँ पर लाइट जो है वो कितनी स्पीड से चलती हुई आ रही है, v1 इस ऊपर वाले मीडियम में v1 स्पीड से चलेगी। तो यहाँ से यहाँ तक आते आते लाइट को कितना टाइम लगा होगा, यहाँ पे जो है टाइम मान लिया मैंने, इस पोजीशन पे जो टाइम है बेटा अपना, वो टाइम t = τ मान लिया, ठीक है। अब उतनी ही देर में, जितनी देर में ये लाइट यहाँ से यहाँ गिरी है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी मेरे पास, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई अपने पास v1 × τ, ठीक है। अब जितनी देर में लाइट यहाँ गिरी है, उतनी देर में यहाँ पे जो मैंने देखा, यहाँ से ये टाइम मेजर किया, और ये जो टाइम आया है, यहाँ की स्पीड v2, अब मैं v2 × τ का एक यहाँ पे
v2 इंटू टाउ का मैंने क्या किया बेटा, एक सर्कल ड्रॉ किया ये, ठीक है, v2 इंटू टाउ का। ये जो सर्कल ड्रॉ किया ना, उस सर्कल का रेडियस कितना है, v2 इंटू टाउ, v2 इंटू टाउ का, ठीक है। अब v2 इंटू टाउ का सर्कल मैंने एक ड्रॉ कर लिया। अब ये जो सर्कल पे ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। कौन सा वाले पॉइंट को नाम दे देता हूँ, ए सी, ये वाले पॉइंट को नाम दिया है ए, इसको नाम दिया बी, ये सी। सी पॉइंट से मैंने क्या किया, सी पॉइंट से मैंने एक यहाँ से, एक सेकंड थोड़ा बड़ा हो गया है, छोटा बनाते हैं इसको, डायग्राम थोड़ा कंजेस्टेड बन गया पर कोई दिक्कत नहीं। ये मैंने ये बना दिया, ठीक है। ये एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, v2 इंटू टाउ का आर्क बनाया। तो अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से मैंने इस पॉइंट से मिलाया इसको, टेंजेंट ड्रॉ करी यहाँ से, ठीक है। ये टेंजेंट ड्रॉ हो गई। ये जो वेव फ्रंट आया है ना t इक्वल टू 0 पे, इसको इंसिडेंट वेव फ्रंट बोला जाता है, इंसिडेंट वेव फ्रंट। और यहाँ पे मैंने एक और ये लाइन खींची यहाँ से, और यहाँ पे ये जो पॉइंट आगे निकल के, ये वाला पॉइंट अपने पास, ये जो लाइट इधर बढ़ी है, थोड़ा इधर आएगी। डायग्राम बड़ा खिचड़ी बन गया यार इसमें, तो वापस से बनाऊं क्या, चलो ये वाले डायग्राम में तो रहने देता हूं मैं। एक काम करें क्या, डायग्राम अपना सही हो जाएगा, एक और डायग्राम बनेगा अभी वैसे इसमें, चलो इसमें कर देता हूं मैं। और ये जो लाइट है यहाँ से निकल के आई ऐसा, और ये जो लाइट जा रही है ना यहाँ से, ये ऐसे गई, ये एंगल हो गया अपने पास क्या, आर, ठीक है। ये एंगल आर हो गया, तो ये वाला एंगल 90 माइनस आर होगा, ये वाला एंगल भी हो गया अपने पास आर, ठीक है। अब यहाँ पे ये ए बी सी, और ये जो सी से, सॉरी ए बी सी डी कहाँ गया, टी नहीं है, ई दिया हुआ है, इस पॉइंट को ई नाम दे दिया, इस पॉइंट को अपन ने ई नाम दे दिया। तो ए से ई तक का जो डिस्टेंस होगा ना, ए से ई तक का, अब वहां लिखूंगा तो पूरी खिचड़ी पक जाएगी, वो हो जाएगा v2 इंटू टाउ, ठीक है। जितनी देर में यह है ना, और ये वाला जो वेव फ्रंट निकला ना, ये वाला वेव फ्रंट, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ठीक है। अब अगर डायग्राम में देखा जाए तो यहाँ डायग्राम में ये वाला एंगल जो देखा जाए, ये वाला एंगल भी आई होगा क्या बेटा, ये आई है नॉर्मल, ये 90 माइनस आई हो जाएगा क्योंकि ये वेव फ्रंट इसका परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल भी आई हो गया। तो मैं साइन आई का वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, साइन आई, ये वाले ट्राइंगल में ए बी सी में साइन आई जो आ जाएगा v1 टाउ अपॉन ए सी, ठीक है। और साइन आर का वैल्यू, ये कौन सा ट्राइंगल में लिखा, इन ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी में लिखा। ऐसे साइन आर ए सी ई में लिखूंगा ना मैं, साइन आर, ये वाला एंगल आ रहा है, तो v2 टाउ। एक काम करता हूँ मैं पहले, हाँ, इन ट्राइंगल, कौन सा वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, इन ट्राइंगल ए बी सी, यहां साइन आई का वैल्यू लिखूंगा ना, तो साइन आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, बी सी अपॉन ए सी। अब बी टू सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, v1 टाउ अपॉन ए सी, ठीक है। ऐसे जो दूसरा ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ए सी ई, इसमें साइन आर का वैल्यू लिखूंगा ना बेटा, साइन आर का वैल्यू ए ई अपॉन ए सी, ए की जगह v2 टाउ लिख दिया अपॉन ए सी। तो यहां से साइन आई अपॉन साइन आर डिवाइड करो जरा, साइन आई अपॉन साइन आर, तो क्या आ जाएगा, ए सी गायब, v1 अपॉन v2 आ गया क्या, v1 अपॉन v2। v1 को क्या लिखा जा सकता है, c अपॉन म्यू1, ठीक है, c अपॉन n1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स c अपॉन n2, तो क्या आ गया n2 बाई n1, तो यहां से क्या आ गया n1 साइन आई n2 साइन आर। मीन्स आपने स्नेल्स लॉ को प्रूव कर दिया यहाँ से, रिफ्रैक्शन वाला जो स्नेल्स लॉ पढ़ा था, ठीक है। और यही रिफ्रैक्शन की सारी कहानी समझ में आ गई होगी आप लोगों को। डायग्राम बना लो जल्दी से, एक और डायग्राम बनाऊंगा सेम पैटर्न का भी, इसलिए मेरे डायग्राम को एडिट नहीं कर रहा हूँ। दूसरे डायग्राम में क्या करेंगे अपन बेटा, नीचे वाला जो है ना, नीचे वाला मीडियम जो है वो रेयर हो जाएगा। अभी नीचे वाला मीडियम डेंसर है क्या, तो नीचे वाला मीडियम रेयर हो जाएगा, तो वो वाला डायग्राम में क्या होगा देखो, कैलकुलेशन उसकी सेम एज इट इज रहेगी, कैलकुलेशन उसकी सेम एज इट इज यही रहने वाली है, बस डायग्राम में चेंजेस आ जाएंगे उसके। तो डायग्राम में मैं चेंजेस बता दूंगा अभी, तो ये लिख लो पहले वीडियो पॉज करके, फिर दूसरा वाला डायग्राम बनाता हूँ मैं। तो दूसरा डायग्राम की कैलकुलेशन समझाओ क्या, चलो यहाँ तक की कहानी लिखी आपने, ठीक है, ये गायब, ठीक है। अब मैं यहाँ पहले जो रिफ्रैक्शन कराया था ना मैंने, अगला डायग्राम भी आपको वापस बनाना।
अब मैं रिफ्रैक्शन करा रहा हूँ कहाँ से कहाँ, पहले इंसिडेंट मीडियम, यहाँ पे जो है ना ये N2 जो है, N2 क्या हो जाएगा बेटा, N2 लेस देन N1, तो V1 ग्रेटर देन V2 हो गया। ये मीडियम आ गया अपने पास वापस पूरा का पूरा, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, यहां पे जो ये है, यहां ये जो पॉइंट A है, वापस से मैं क्या करूं, टाउ टाइम में यहां स्पीड ज्यादा हो गई होगी क्या, तो जितना V1 इंटू टाउ, अब यहां स्पीड ज्यादा हो गई ना, उल्टा तो नहीं लिख दिया मैंने, हाँ उल्टा लिख दिया, यहां जो लिखूंगा ना V2 ग्रेटर देन V1, यहाँ स्पीड ज़्यादा हो गई तो V2 टाउ का वैल्यू ज़्यादा आएगा, तो V2 टाउ का वैल्यू ये ज़्यादा आ गया क्या, यहाँ से ज़्यादा ही हो गया, तो ये आ गया, ठीक है। ये वाला एंगल अपना R आ गया, ठीक है। तो यहाँ से वापस से मैंने ये खींचा, ये नॉर्मल, ये क्या आ गया अपने पास, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ठीक है। इस पॉइंट को E नाम दे दिया, और ये वाला एंगल R है 90 माइनस R, तो ये वाला एंगल अगेन R हो गया, ये एंगल 90 डिग्री होगा, टेंजेंट नॉर्मल है। तो वापस से यही सारी कहानी सेम एज इट इज रहेगी, ठीक है। A B C की कहानी तो एज इट इज वही है, A C E की कहानी भी वही है, और ये डायग्राम, दोनों डायग्राम आपको एक बार NCERT से जरूर देख लेना बेटा। तो ये रिफ्लेक्शन वाली कहानी हो गई, ठीक है, नोट कर लो, एग्जाम में पूछी जा सकती है, ये पूरा का पूरा आपको समझाना होगा, लिखना होगा, एक डायग्राम दोनों में से कोई सा भी बना देना, ठीक है। 2 डायग्राम NCERT में भी बने हैं, तो ध्यान रखना कि V1 टाउ और V2 टाउ में इधर वाला का स्पीड ज़्यादा होगा तो ये वाली डिस्टेंस ज़्यादा आएगी, ठीक है ना, और इधर वाले का स्पीड ज़्यादा होगा तो ये डिस्टेंस, पिछले वाले में मैंने ये डिस्टेंस ज़्यादा रखी थी, ये कम रखी थी, ठीक है। ये वाले में क्या हुआ, V2 ये वाला स्पीड ज़्यादा है, रेयर मीडियम है तो स्पीड ज़्यादा, तो ये, ठीक है। NCERT में डायग्राम देखना थोड़ा और क्लियर दिखेगा आपको, ठीक है। मेरा डायग्राम अच्छे से बन नहीं पाया, वापस तो बनाऊंगा नहीं अब मैं। तो ये मैंने रिफ्लेक्शन की कहानी समझा दी, अब अपन समझते हैं वापस, सॉरी रिफ्रैक्शन की तो समझा दी मैंने कहानी, अब अपन समझते हैं रिफ्लेक्शन की कहानी। तो रिफ्लेक्शन की कहानी क्या है, देखो, वो भी ऐसी है सेम पैटर्न पे। तो हाइजेंस प्रिंसिपल ये पूछा जा सकता है बोर्ड में, आप एक बार बोर्ड का लिए जब भी प्रिपरेशन करो तो बोर्ड के पुराने पेपर जरूर देखो, कहीं ना कहीं अगर ये पूछा है तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पिछले 5 साल के बोर्ड के पेपर कर लो तो बोर्ड की कहानी वैसे ही से लट जाती है। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ ए प्लेन वेव, रिफ्लेक्शन ऑफ ए प्लेन वेव बाय ए प्लेन सरफेस, ठीक है। प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन करा देते हैं। मान लो ये प्लेन सरफेस आ गई मेरे पास, यहां एक प्लेन सरफेस बना लेते हैं, ये एक प्लेन सरफेस आ गया। इंसिडेंट वेव फ्रंट तो वापस से यहां वैसे ही बनेगा, ठीक है। इंसिडेंट वेव फ्रंट बना दिया बेटा, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट बना दिया, ठीक है। और ये आ गया अपने पास वेव फ्रंट, पैरेलल है सबके सभी, है ना। इंसिडेंट वेव फ्रंट्स आ गए। अब क्या होगा, वापस से जब यहाँ का वेव फ्रंट बना होगा बेटा, मैं यहाँ पे जो वेव फ्रंट है ये इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये वाला वेव फ्रंट का कोई टाइम होगा 8 टाइम t इक्वल टू 0, ठीक है। t इक्वल टू 0 पे आ गया, यहाँ का टाइम टाउ मान लिया, 8 टाइम t इक्वल टू टाउ। अब यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा ना बेटा, तो v स्पीड, v क्या मान लिया मैंने, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, इन मीडियम। ये जो भी मीडियम हो, मीडियम का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, रिफ्लेक्शन है ना, तो n1 n2 तो कुछ आता है नहीं। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, जिस इंस्टेंट पे लाइट यहाँ पहुंची उसी इंस्टेंट पे लाइट यहाँ है, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी अपने पास, v इंटू टाउ। यहाँ तक की डायग्राम में कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। ये इंसिडेंट वेव फ्रंट की कहानी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। अब इसके बाद क्या होगा, रिफ्लेक्ट जो होगा, रिफ्लेक्ट होने पे क्या होने वाला है, ये एंगल 90 डिग्री होगा बेटा, है ना, ये एंगल 90 डिग्री, क्योंकि ये वेव मोशन और वेव फ्रंट है, ये भी वेव फ्रंट है, डैश डैश वाला इंसिडेंट वेव। अब वापस से यहाँ पे क्या करना है बेटा, यहाँ पे ये वाला एंगल तो अपने पास आर आ गया, आई आ गया, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये वाला एंगल आई आ गया। मुझे प्रूव क्या करना है यहाँ पे, आई इक्वल टू आर। अब देखो इसके बाद की कहानी बताता हूँ, इसके बाद क्या होगा, देखो इसके बाद मेरे को
यहां से इस पॉइंट से एक सर्कल खींचना है कितना। अब देखो इधर भी स्पीड v है तो v इंटू टाउ का एक सर्कल खींच लिया, क्या v इंटू टाउ का एक सर्कल खींच लिया, ठीक है, v इंटू टाउ का एक सर्कल ये खींच लिया और ये इस पॉइंट से मिला दिया, ठीक है। ये यहाँ पे इस पॉइंट से इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, ये टेंजेंट आ गया, ठीक है। इस पॉइंट से यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया और यहाँ से मिला दिया, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट आ गया, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इधर चला गया होगा। ये पॉइंट को नाम दे दिया अपन ने E और ये एंगल हो गया अपने पास कितना R। अब मुझे यहाँ से प्रूव क्या करना है बेटा, अब ये एंगल अगर R है, ठीक है, तो ये एंगल R है, तो ये वाला एंगल यहाँ से यहाँ तक 90 माइनस R होगा, ये एंगल 90 हो गया, तो ये वाला एंगल भी अपने पास, ये वाला एंगल जो निकल के आता है, ये वाला एंगल क्या निकल के आता है R, ठीक है। साथ में जो ये एंगल तो R आ गया, ठीक है। अब I एंगल की अगर मैं बात करूं तो ये जो नॉर्मल आ गया, ये नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट नॉर्मल से I एंगल पे आया, ठीक है। तो ये जो मैंने ये जो वेव फ्रंट बनाया है, यहाँ से लगा कि यहाँ तक का एंगल 90 माइनस I होगा और ये वाला एंगल क्या हो गया मेरे पास I, ठीक है। अब मैं यहाँ पॉइंट्स के नाम दे देता हूँ A B C, इस पॉइंट को नाम दिया A, इसको दिया B, इसको दिया C, तो A B C E ये सब हो गए पॉइंट्स, ठीक है। अब यहां से क्या करता हूं बेटा, ये जो डायग्राम बना है मेरे पास में, ये इस डायरेक्शन में चला गया है वेव फ्रंट। अब यहाँ पे जो डायग्राम है, ये दो ट्राइंगल मुझे दिख रहे हैं, A B C और A E C, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एग्जैक्ट सेम। ट्राइंगल A B C जो कॉन्ग्रुएंट है वो किसका, ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है A E C। क्यों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, देखो ये एक साइड तो दोनों की कॉमन आ गई, क्या एक साइड तो दोनों की कॉमन आ गई, कौन सी, AC बराबर AC, ठीक है, ये AC इक्वल टू AC। अब इसके बाद जो AE है या AB है वो AE के बराबर होगा और वो V इंटू टाउ के बराबर होने वाला है, क्योंकि जितना यहाँ पे V टाउ का था ना, तो ये V टाउ का ही तो आर्क लेके मैंने सर्कल ड्रॉ किया है। यहाँ पे यहाँ जो सर्कल है ये A से E तक, ये कितना है V टाउ, ठीक है, A से E तक। तो दो साइड बराबर आ गई और एक एंगल 90 डिग्री है। ट्राइंगल ABC बराबर ट्राइंगल AEC बराबर 90 डिग्री। अब आपको पता होगा ये RHS रूल्स है, RHS सर ये तो सब हम भूल गए, तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट कॉन्ग्रुएंट लिख देना और डायरेक्ट कॉन्ग्रुएंट लिखने के बाद आप क्या लिख दोगे, अब ये जो एंगल है, एंगल BAC, ऐसे समझा होगा आपके सर ने, BAC EAC यहां से लिख दो, EAC, तो EAC BAC EAC, एक सेकंड, BAC तो I के बराबर हो गया। एंगल BAC बराबर BAC इक्वल टू EC है, ECA, ठीक है। अब ये बराबर होने से अपन क्या लिख देंगे डायरेक्ट बेटा, I इक्वल टू R हो गया, यहाँ से I इक्वल टू R लिख दिया गया डायरेक्ट। एक सेकंड, EA ठीक है, BAC तो यहां से अपने पास एंगल I इक्वल टू एंगल R आ गया। देखो वापस रिपीट करता हूं, BAC किसके बराबर हो रहा है, एंगल I के बराबर, और ECA ये R के बराबर आ गया, तो ये दोनों I बराबर R अपन ने यहां से प्रूव कर लिया, ठीक है। तो नोट कर लो जरा यहां तक की कहानी, एक बार NCERT से जरूर पढ़ो बेटा, NCERT से पढ़ोगे तो सारी कहानी आपको अच्छे से समझ आएगी, ठीक है, क्योंकि ये डायग्राम है, ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री अगर अच्छे से समझ आती है तो सारी कहानी समझ आ जाएगी। चलो और आगे बढ़ता हूँ, इसको रब करता हूँ। अब हाइजेंस प्रिंसिपल, अब एक एक सारे एलिमेंट के लिए तो आपस में बताने वाला हूँ नहीं, जिसे रे ऑप्टिक्स में पढ़ा था ना अपन ने, उसी टाइप से हर एक एलिमेंट के लिए तो मैं नहीं बताने वाला, तो कुछ एलिमेंट्स के लिए मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। देखो क्या होगा,
जैसे मान लो अपने पास में ये प्रिज्म आ गया, इस टाइप से प्रिज्म है, ये प्रिज्म है, ये सब लोग जानते हैं प्रिज्म है, ठीक है। और ये लेंस है अपने पास, और ये लेंस का बिहेवियर जो है वैसे तो दिखने में तो कॉन्वेक्स लेंस है, बट एयर में रखा है ये कॉन्वेक्स लेंस जो है इन एयर, तो इसका बिहेवियर जो है कन्वर्जिंग लेंस के जैसा होगा। और यहाँ पे कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर। अब देखो मैं यहाँ क्या क्या बना रहा हूँ बेटा, अगर कोई इंसिडेंट वेव फ्रंट है मेरे पास में, ये ऐसा इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ये अगर कोई पैरेलल में ऐसे इंसिडेंट वेव फ्रंट आ रहा है, ये क्या है इंसिडेंट वेव फ्रंट। जेईई में क्वेश्चन आता है ऐसा, ठीक है, जेईई एडवांस में आया है इसी साल 2020 में, तो ध्यान से समझना। ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, तो यहाँ से जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बनेंगे ना वो ऐसे टिल्ट हो जाएंगे रिफ्रैक्शन के बाद, और 2 बार रिफ्रैक्शन होगा, ट्रांसमिटेड भी लिख सकते हो या रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट भी लिख सकते हो, 2 रिफ्रैक्शन के बाद हो। ऐसा क्यों हो गया देखो, इसके पीछे का रीजन आपको बताया, इसके पीछे का रीजन सिंपल मैं बता देता हूँ बेटा। यहाँ पे इंसिडेंट रहे, ऐसा आती है क्या, ये इंसिडेंट रहे, तो यहाँ से टकराने के बाद 2 बार रिफ्लेक्शन होने के बाद ऐसे चली जाती है क्या रे, ठीक है। ऐसे ही जो मैं यहाँ पे अगर इंसिडेंट वेव फ्रंट बनाता हूँ, अगर ये अपने पास में इंसिडेंट वेव फ्रंट है बेटा, तो यहाँ से टकराने के बाद कैसे जा रहे होंगे, ये इंसिडेंट हो गया, तो रिफ्रैक्शन के बाद में क्या होगा ये आप पता करो जरा। इंसिडेंट वेव फ्रंट बना दी मैंने, टकराने के बाद क्या होगा सोचो जल्दी से। देखो अब आपको पता है ये लेंस है क्या, कॉन्वेक्स लेंस में अगर ये ऐसी रेज आ रही होती है तो ये सारी रेज टकराने के बाद ये तो एज इट इज ये ऐसे चली जाती है क्या, तो कुल मिला के यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट होंगे वो वेव फ्रंट वेव के परपेंडिकुलर, मतलब ये ऐसे वेव फ्रंट बनेंगे क्या, ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट आ गए अपने पास, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा बस और आंसर आ जाएगा। ये रिफ्लेक्टेड जेईई एडवांस में क्वेश्चन आया था 2020 में, ध्यान रखना, वहाँ उन्होंने एक रैंडम शेप का ज्योमेट्री दिया था बस, ठीक है। तो वहाँ समझ लेना ये ऐसा ज्योमेट्री ऐसा है। अब यहाँ पे भी समझ लो बरा, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट आ गए, ये इंसिडेंट हो गए, तो ये इंसिडेंट होने के बाद में क्या होने वाला है, यहाँ से वापस से आप क्या करोगे बेटा, अच्छा चलो खुद से बना के देखो इसका कैसा बनेगा। यहाँ से खुद के बना के देखो, खुद से बनाऊंगा तो देखो बेटा कैसा है, ये इंसिडेंट आ गई मान लो, ये इंसिडेंट और ये इंसिडेंट, तो यहाँ से आगे ये तो रिट्रेस हो गई, ये ऐसा ऐसे आएगी क्या, ऐसे ऐसे आ रही है, मतलब ये वेव फ्रंट कैसे आ गए टिंग टिंग, ये ऐसे ऐसे बन गए, ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। तो ये इस टाइप का वेव फ्रंट के बारे में पूछा जा सकता है। इंसिडेंट वेव फ्रंट आपको दे दिया जाए और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट आपको बता दी जाए तो आप इजीली निकाल सकते हो, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन के केस में भी आप इजीली बता दोगे क्या, रिफ्लेक्शन के केस में तो अभी अपन ने समझ ही लिया ना बेटा। ये मान लो ये इंसिडेंट वेव फ्रंट ऐसे आ गए, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट ऐसे हैं, ठीक है। ये इंसिडेंट वेव फ्रंट मतलब ये ऐसे इंसिडेंट हुए यहाँ पे, तो ये टकराने के बाद ऐसे निकल जाएंगे क्या, तो ये रिफ्लेक्टेड ये हो गए, ये रिफ्लेक्टेड हो गए और ये इंसिडेंट हो गए। रटना नहीं है, रटोगे तो फंस जाओगे, ठीक है। ऐसे ही वापस मीडियम चेंज करके भी बना देता हूँ। ये मीडियम का N1 और N2 जो है डेंसर मीडियम आ जाए, तो डेंसर मीडियम में अगर मान लो ये ऐसे इंसिडेंट वेव फ्रंट आ गई है ऐसे, तो ये इंसिडेंट की डायरेक्शन ये आई, फिर यहाँ से आपने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। अब आपको पता है ये वेव फ्रंट ऐसे आ जाएंगे क्या, तो ऐसे आ गए, तो रिफ्लेक्शन के बाद में ये वेव फ्रंट ऐसे घूम गए। कौन सी डायरेक्शन में घूम गए वेव फ्रंट पूछ लिया जाए तो ऐसे ऐसे थे, ऐसे घूम गए क्या, थोड़े क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो भी हो, तो ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट आ गए। तो बना लो सबको, और हाइजेंस प्रिंसिपल अब आपका यहीं पे इतिश्री हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अगली कहानी पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन की, ठीक है। डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन बचा है बस, तो डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन समझा देंगे अगले लेक्चर से, 1-2 लेक्चर में डिफ्रैक्शन, 1-2 में पोलराइजेशन, ठीक है बच्चों। तो आज वाला लेक्चर यहीं क्लोज करते हैं बच्चों, थैंक यू।